नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेडागोजिकल लीडरशिप पर। और पेडागोजिकल लीडरशिप हमारा जो स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट का करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। हालांकि ये एक थीम है ब्रॉडर स्कूल लीडरशिप की, और इसको आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सभी अपना एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन दे दें और फिर चर्चा शुरू करते हैं। सबको नमस्ते। मेरा नाम पवन रमेश मानकर है और मैं डाइट अमरावती महाराष्ट्र में अधिव्याख्याता पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 सालों से मैं NCSM नीपा से जुड़ा हुआ हूँ और महाराष्ट्र नीपा में SLA टीम का कोर मेंबर भी मैं काम कर रहा हूँ। जी विलायत। नमस्ते सबको, मेरा नाम विलायत और मैं लद्दाख से हूँ। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एट डाइट कारगिल। I am also a member in State Leadership Academy, Ladakh. Hello everyone, my name is Kanis Fatima. I am working as a principal in Government Higher Secondary School, Saspol, Leh Ladakh, and I am also associated with School Leadership Academy, DIET. नमस्कार सभी को, मैं हूँ शिवानी यादव और मैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस राजकीय इंटर कॉलेज एटा में उत्तर प्रदेश में इस समय पोस्टेड हूँ। मैं पिछले कई सालों से टीचर एजुकेशन में थी, लगभग 14 साल, और उस जरिए से मैं स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम से जुड़ी रही हूँ। थैंक यू जी। मैं शातमा अफसार, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, नीपा से। नमस्कार, मैं जसविंदर कौर जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं सीनियर लेक्चरर हूँ जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल में। साथ ही मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के एरिया में भी काम कर रही हूँ अपने यूटी में। साथ ही नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप अकेडमी के साथ भी एसोसिएटेड हूँ 2016 से, और स्कूल लीडरशिप अकेडमी JKSCRT की कोर ग्रुप मेंबर भी हूँ। जी सबको नमस्कार, मैं चंद्रकांत सालुंखे महाराष्ट्र से हूँ। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था जलगांव में मैं अधिव्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। 2014-15 से मैं NCSL नीपा से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैंने बहुत सारा काम किया है और SLA औरंगाबाद जो है उसका कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ। धन्यवाद। मैं चारू मलिक हूँ, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप नीपा में काम करती हूँ। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सभी को ये पता है कि स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट करिकुलम फ्रेमवर्क में 7 की एरियाज हैं, एंड for the last 10 years we have done a lot of capacity building programs based on these 7 key areas of school leadership development. Let me just recall them once. Key area 1 is perspective on school leadership. Key area 2 is developing self. Key area 3 is transforming teaching learning process. Key area 4 is team building and leading teams. Key area 5 is leading innovations. Key area 6 is leading partnerships. And key area 7 is leading school administration. तो ये जो हमारे 7 मुख्य क्षेत्र हैं, इन्हीं के आधार पे हमने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए, जिससे कि जिसका कि मकसद रहा कि स्कूल लीडर्स को हम उनकी कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर सकें ताकि वो अपने स्कूल्स में एक चेंज ला पाएँ और धीमे धीमे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म कर सकें। एंड वी ऑल नो एज फार एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज कंसर्न, the prime focus is on student learning and student well-being. तो इसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप कुछ डाइवर्सिफाइड थीम्स पे भी काम करना शुरू कर दिया है, एंड वन ऑफ द डाइवर्सिफाइड थीम्स इज पेडागोजिकल लीडरशिप। सो ये आपका आवाज आ रहा है, इसमें निकाल लो पहले। So one of the diversified themes is pedagogical leadership. NEP 2020 ये अपेक्षा करता है कि सभी स्कूल लीडर्स और टीचर्स pedagogical leaders के रूप में डेवलप हो। तो आइए देखते हैं इस चर्चा के माध्यम से कि हम स्कूल लीडरशिप का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको pedagogical leadership आइए देखते हैं इस चर्चा के माध्यम से कि हम pedagogical leadership को स्कूल लीडरशिप के करिकुलम और की एरियाज के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। तो की एरिया 1 से शुरू करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, यानी कि विद्यालय नेतृत्व पर क्या परिप्रेक्ष्य होना चाहिए एक स्कूल लीडर का, जो कि अब हम पेडागोजिकल लीडरशिप के माध्यम से समझ रहे हैं। अगेन लेट मी रीफ्रेज इट। You did not talk about NEP 2020. I did. अभी नहीं किया।
होंगे। लेकिन स्टेजेस बाकी हैं, हाँ 3 स्टेज। हाँ राइट। तो इस चर्चा के माध्यम से देखते हैं कि एक पेडागोजिकल लीडर को क्या करना होगा सभी की एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा जिससे कि स्टूडेंट वेलबींग और स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज को एनहांस कर पाए। तो इस चर्चा को हमने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है, लेट मी जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन दैट। हम ये कोशिश करेंगे कि जो पेडागोजिकल लीडरशिप है उसको एक तो सभी की एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में समझें, दूसरा हर लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन पे पेडागोजिकल लीडरशिप कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझ बना पाएँ, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, एलिमेंट्री स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। So let us begin with this discussion and things will become clearer. So the first key area is perspective on school leadership. एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने विद्यालय को लेकर किस तरह से नजरिया बनाता है स्वयं का और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स का। तो की एरिया 1 है perspective on school leadership. So what do you think at the foundational stage? What must be the perspective of a pedagogical leader? जसविंदर जी चारू मैम, धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली एज ए स्कूल हेड उसको एक नया रोल मिल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एज ए पेडागोजिकल लीडर की बात हम कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो रोल इस टाइम पर रहेगा वो होगा कि NEP 2020 का जो विजन है, जो स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड विजन NEP 2020 लेके आया है, उसको किस तरह से फील्ड में ट्रांसलेट करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम एग्जिस्टिंग स्कूल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जिसमें 3 साल और ऐड हो रहे हैं हमारे प्राइमरी स्कूल के स्ट्रक्चर में, जिसको हम 5 साल का फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। तो 3 साल हम सबके लिए नए हैं। एज ए स्कूल हेड, एज ए स्कूल लीडर बहुत नया है। उसको लेके हमें थोड़ा सा अपने विजन को भी प्लान करना होगा अकॉर्डिंगली, जो कि NEP 2020 जिसके बारे में कहता है। और क्योंकि जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं, जो 3 साल और नए ऐड हो रहे हैं, उसको लेके बहुत सारा नॉलेज एक स्कूल हेड के पास होना चाहिए, क्योंकि उसको अपने उस स्कूल के विजन में उसको ट्रांसलेट करना है। इसलिए उसको एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट होना इस फाउंडेशन स्टेज पे, इस फाउंडेशन स्टेज की इंपॉर्टेंस को लेके उसको कम्युनिटी तक लेके जाएगा वो, तो उसके लिए खुद को पहले उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है इस नॉलेज बेस के साथ। तो एक एडवोकेसी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इसके लेवल पे, क्योंकि बिल्कुल एंट्री एज है, बहुत सारे लोग नए ऐड हो रहे हैं इस सिस्टम में। उसको लेके मुझे लगता है सबसे पहले एक स्कूल हेड को विजनरी होना पड़ेगा और नॉलेजेबल होना पड़ेगा इस स्टेज की क्रूशियलिटी को लेके, क्योंकि आप सब जानते हैं और NEP 2020 ने भी इसको रीइंफोर्स किया है कि बाय द एज ऑफ 6 वो सारा जो है सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट एक बच्चे का हो चुका होता है। तो हमें लगता है कि इन 6 सालों के लिए एक लीडर को, एक स्कूल हेड को बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जी मैम, पहली बार फाउंडेशनल स्टेज में पहली बार पेरेंट्स को छोड़ के बच्चा फॉर्मल सिस्टम में आ रहा है एजुकेशन की, तो एज ए पेडागोजिकल लीडर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ अच्छे रिलेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में आए, अच्छी तरह से टिके और सीखे, उसको हैप्पी लगे वहाँ पे स्कूल में। जी ऐसा वातावरण तैयार करना स्कूल लीडर का, पेडागोजिकल लीडर का काम है। जी उसके साथ साथ वो अच्छा फैसिलिटेटर होना चाहिए, अच्छा कोच होना चाहिए, एडोप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए और रेजिलिएंट ही वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी गुड। सो जब बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं उम्र में, एलिमेंट्री स्टेज पे आते हैं, तब किस तरह का नजरिया होना चाहिए पेडागोजिकल लीडर का, आप में से कौन बताएंगे? तो एलिमेंट्री लेवल पे और एक क्रूशियल एरिया है बच्चे के लर्निंग के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है एक ट्रांजिशनल फेज के तौर पे हम देखा जा सकता है, फ्रॉम फाउंडेशनल टू द सेकेंडरी लेवल, फ्रॉम कंक्रीट लर्निंग टू द एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, और साथ साथ में जो है एक लिंकेज बना रहा है बच्चे का कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग में। तो ये लिंकेज जो है बच्चे का इस स्टेज पे ज़्यादा उसका लर्निंग जो है एक डाइवर्स तरीके से हम इसमें देखा जा सकता है। तो इस स्टेज पे एज ए पेडागोजिकल लीडर बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक क्रिटिकल और एक रिस्पॉन्सिव डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, और साथ साथ में इस स्टेज पे ये भी इम्पोर्टेंट कंसिडर किया गया है कि
प्री वोकेशनल टीचिंग हो जी। और हेल्थ एंड वेलनेस पे ध्यान दिया जाए बच्चे का, और स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन ज़्यादा हो, और साथ साथ में इसमें इंटीग्रेशन पे ज़्यादा और फोकस किया गया है कि बच्चे का सब्जेक्ट नॉलेज वो इंटीग्रेटेड तरीके से हो। उसका साथ साथ में अपना सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का स्पोर्ट्स के द्वारा जो है बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट हो, और साथ साथ में लर्निंग भी हो। और बच्चे का जो लर्निंग जो है सब्जेक्ट लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लैंग्वेज, ये सारे चीज़ें जो है स्पोर्ट्स के थ्रू भी हो, आर्ट के थ्रू भी हो, और साथ साथ में उसका हेल्थ एंड वेलनेस के भी ध्यान रखा जाए। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए एज ए पेडागोजिकल लीडर जो है एक बहुत ही कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट, एक ओपन लर्निंग इन्वायरमेंट बच्चे को सोचने का मौका दे, करने का मौका दे, और अपने स्टाफ के बीच में एक टीम बना के आगे चलने की ज़रूरत है। जी जी। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फाउंडेशनल स्टेज से वो आगे बढ़ रहा है बच्चा, तब तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, और उसके लिए खुद को तैयार करना। जब हम तीसरी क्लास से बच्चा आगे जाता है तो तीसरी से पाँचवीं तक और छठवीं से आठवीं तक का जो उसका स्टेज होता है, उसमें दोनों में वो तो अभी हैबिचुअल हो चुका है रिपीटेड स्टेज में आने के बाद जी। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना एज ए स्कूल लीडर, एक पेडागोजिकल लीडर के लिए, तो क्लास में कौन सा इंटरेक्शन हो जिससे बच्चे का मन लगा रहे। एनर्जी बहुत होती है इस उम्र के सभी बच्चों में, सो उस एनर्जी का सही इस्तेमाल या किया जाए, और क्लासरूम इंटरवेंशंस ऐसे हो जिससे बच्चे का जुड़ाव बढ़े, और एज ए पेडागोजिकल लीडर इसकी कनेक्टिविटी सभी बच्चों के साथ और अपने स्टाफ के साथ अच्छे से हो। तो इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो लीडर ने विजनरी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और टोटल पूरा एटमॉस्फेयर चाइल्ड सेंट्रिक है कि नहीं, इसे बार बार देखना भी ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंटरवेंशंस है उसने प्लान करनी चाहिए, खुद प्रोएक्टिवली आगे होकर सभी को साथ लेकर ये सभी बातें मेरे स्कूल में हो, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका मतलब जो पेडागोजिकल लीडर का विजन है वो एक्सपैंड हो रहा है फ्रॉम प्रेपरेटरी टू एलिमेंट्री स्टेज। Now moving on to a third stage of education, which is secondary education. So ma'am, would you like to throw some light on the perspective, what kind of perspective a school leader of a secondary stage must have so as to become a pedagogical leader? Yes, as a pedagogical leader at the secondary level, I think it's like, because the child is coming from foundational to elementary and then to the secondary level, where a child is going through a lot of changes in terms of his physical changes, mental changes, and the environment also, and is growing up into being an adult. So this adolescent stage, which is considered to be very crucial, very sensitive, I'm very happy to see NEP 2020 coming up with this sense of understanding students at the secondary level. What are their requirements? What are their gaps? What are their potentials? So everything could be taken out from the student through if a school head is very conscious, very much aware of the needs and potential of the students. For that, a pedagogical leader has to be self-aware and at the same time a continuous learner, because then only he can understand the needs and requirements of this stage of students who need a lot of support and who are in constant search of something which they haven't identified as yet. Yes, So right. they need to take out their potential. So this is the only stage where a child can actually understand what he will be in his future, what his credentials are, what his potentials are, what are his strengths, what are his weaknesses. So for this, a pedagogical leader has to be a continuous learner, and at the same time he has to be self
self-aware also, so that he could understand, be an active listener, and be an active listener, and then understand. For that, he needs to create a vision with his team members. So all these attributes come into it, like being a continuous learner, a team builder, a visionary, adaptive, innovative, and all this. And I would like ma'am to continue with. जी बिल्कुल सही कहा कनीस मैम ने। ये वो ऐसी एज है जहाँ पर वो करियर के साथ साथ आगे के लिए क्या उसको पढ़ाई करनी है, या उसको ऐसी ज़रूरत है कि उसे तुरंत ही कोई वोकेशन चुनना पड़ेगा। तो उस एज में जो एक पेडागॉजिकल लीडर है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको देना है जहाँ वो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग ले सके, करियर को चूज़ करने में उनको ऐसा काउंसलिंग और गाइडेंस मिले कि वो तय कर सके कि उन्हें अपनी स्किल्स के साथ में क्या आगे बनना है। तो एक पेडागॉजिकल लीडर यहाँ पर बहुत एक मैं कहूँगी कि काउंसलर की तरह अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत साइकोलॉजिकली जो उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, Confusions हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और करियर को और वोकेशन को लेकर के जो है। और साथ में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी कि यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन में पेडागॉजिकल लीडर को बहुत एडेप्टिव होना चाहिए, क्योंकि इतना तेज़ी से चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर, बच्चे उससे कैसे कोप अप कर रहे हैं, विशेष तौर से किशोर वय के बच्चे। तो वो एक जो एडेप्टिव होना और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कॉलेज के अंदर कि बच्चे जो उनकी लाइफ स्किल्स हैं सीखें, लाइफ को जीना सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह। बिल्कुल आई थिंक ये बहुत अच्छा डिस्कशन, एक अच्छा दिशा पकड़ रहा है। और आप लोगों ने बात करी बीइंग सेल्फ अवेयर। सो एज अ पेडागॉजिकल लीडर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी सेल्फ अवेयर, ऑफ कोर्स, एंड देन ऑल्सो encourage teachers to be reflective practitioners, and teachers also need to build up their competencies, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं या लीडरशिप के फ्रेमवर्क में हम देखते हैं, तो जो स्कूल लीडर्स हैं या हमारे पेडागॉजिकल लीडर्स हैं, वो अपने टीचर्स को कैसे सशक्त बनाएं कि वो उन्हीं सभी कॉम्पिटेंसीज को बच्चों में डेवलप कर सकें जिन कॉम्पिटेंसीज की हम बात कर रहे हैं। तो लीडरशिप की ये एक यूनिक फीचर है दैट वी रियली want to develop adults first, and then adults develop children. So that is the framework that leadership brings into the picture. तो as a pedagogical leader हम self development की बात करते ही हैं, और leadership framework में हमने बहुत बातें करी हैं इस पे। What do you think should be a role of a pedagogical leader to develop teachers professionally? Teachers के अंदर हम ये सभी competencies को कैसे build करें? फॉर इंस्टेंस एक उदाहरण के रूप में अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की या कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो बच्चों में हमें कम्युनिकेशन रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज तभी डेवलप होती हुई दिखेंगी जब टीचर्स के अंदर वो डेवलप्ड होंगी। तो लेट अस बिगिन विद फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में 3 डेवलपमेंटल गोल्स की बात करी गई है: हेल्थ एंड वेलबींग, children being involved learners, and children being effective communicators. So what do you think should be the role of a pedagogical leader to develop self of teachers? जी चारू जी, बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के कि इस लेवल पे अवेयरनेस ऑलरेडी हम लोगों के बीच में है कि एक जो प्री स्कूल या प्री प्राइमरी या अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का जो बच्चा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट, जो नीड्स हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। जब हम हायर लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो प्राइमरी है, मिडिल है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड ऑल दैट, इसमें जैसे आपने डोमेन्स की बात की है, नो डाउट एक नया पर्सपेक्टिव जो है अब हमारे स्कूल एजुकेशन में ऐड हो रहा है। अब हम जो हमारे ट्रेडिशनल जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है सब्जेक्ट्स की, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, अब उनकी बात से हट के प्री प्राइमरी पे हम डोमेन्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छी एक NEP 2020 हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई है, साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आई है। तो एज अ स्कूल हेड, एज अ टीचर हु इज इंगेज इन ECC और फाउंडेशनल स्टेजेस पे, उसको अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना है। चैलेंजेस हैं ऑफकोर्स, पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम लोगों की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज मीन्स ऐसी फाउंडेशन जिसपे बाकी सारे लेवल्स ऑफ एजुकेशन स्टैंड कर रहे हैं। इसी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने लेवल पे भी, सेल्फ के लेवल पे भी, और अपने टीचर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के लेवल पे भी एक अंडरस्टैंडिंग हो किस तरह से हम खुद को डेवलप करें इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, फेस करने के लिए, और उन अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए। मुझे इसमें लगता है कि हम
अगर बेसिक तौर पे बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजी को इसमें समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप डोमेन की बात कर रहे हैं तो ये डोमेन जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। हम लोग हमेशा ये एरर कमिट करते हैं कि इस 3 साल के बच्चे को बहुत सारे स्कूल्स में राइटिंग पे पहले दिन से ही ले आया जाता है और जो माइलस्टोन्स के हिसाब से जो डेवलपमेंट उसको बोलते हैं एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट पेडागोजी और जो कंटेंट जो है हम उसको नहीं दे पाते हैं। इसके लिए मुझे लगता है अगर मैं स्कूल हेड को एक पेडागोजिकल लीडर की तरह देखूं तो उसको चाइल्ड साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए और उसके साथ ही क्या कंटेंट क्या पेडागोजी इस एज ग्रुप के बच्चे को पढ़ाने के लिए जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या यूज़ हो, उसके लिए मुझे लगता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए। साथ ही साथ टीचर्स को भी, क्योंकि उसको उनके सेल्फ को भी डेवलप करना है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाना है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको भी क्रिएट करनी पड़ेंगी जहाँ टीचर्स भी पढ़ें, यहाँ पे उनके अदर स्टेक होल्डर्स हैं जिसकी हम आने वाली स्टेजेस पे भी बात करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी हैं, किस तरह की सब लोग जो हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ कि ये डिफरेंट है। 6 साल तक के बच्चों की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनको जो पढ़ाने के तरीके हैं वो डिफरेंट हैं, हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएँ। आप चंद्रकांत जी, आप मुझे ऐसा लगता है मैम इस फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो उसका ऑब्जर्वेशन करके वो ज़्यादा सीखता है। तो टीचर एज अ पेडागोजिकल लीडर उसको सेल्फ पे भी ध्यान देना जरूरी है, सेल्फ डेवलप करना जरूरी है। उसके साथ में जो टीचर है, स्टाफ है, उनका भी डेवलपमेंट करना जरूरी है। उसके लिए सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, PLCs है, उसमें सहभागी वो उनके साथ स्टाफ मेंबर्स हो, इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में शिक्षण परिषद जैसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है महाराष्ट्र में। उसमें क्लस्टर लेवल पे एक दिन सब टीचर्स आ जाते हैं और वैरायटी ऑफ जो कंटेंट है उस पर चर्चा होती है। जैसे कि निपुण भारत अभियान अब चल रहा है, उसके बारे में चर्चा होती है। टेक्निकल सेशन वहाँ पे होता है, लाइफ स्किल्स जैसे सब्जेक्ट वहाँ पे होते हैं। इसी कारण वो जो स्टेक होल्डर्स है उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके, ऐसे प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। That's a very, very good initiative, and I'm sure that is happening in all the states and UTs in some different formats. Elementary level पे what do you think self development का क्या scope है? तो एलिमेंट्री लेवल पर जो हम लोग बात करते हैं पेडागोजिकल लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं खुद। सारी जब कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी और जो एटमॉस्फेयर मुझे क्रिएट करना है, लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, हम लर्निंग कल्चर की बात करते हैं स्कूल में, तो वो कल्चर तैयार करने के लिए और सभी स्टेक होल्डर जो जुड़े हुए स्कूल से, तो एज ए पेडागोजिकल लीडर किस तरह से मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दूँ कि उनके भी डेवलपमेंट हो, साथ में उसका रिफ्लेक्शन बच्चों के डेवलपमेंट भी अपने आप होता ही है। तो जैसे मैं स्टाफ मीटिंग किस तरह कंडक्ट करता हूँ, PLC में जाने की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मैं मेरे स्टाफ मेंबर्स को देता हूँ, मेरे सहकारी शिक्षकों को देता हूँ, या मैं खुद कितना इनिशिएटिव लेता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर नई बातों को सीखने में। तो ये सभी बातें और मैं खुद होकर कितनी अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि ऑनलाइन क्या अवेलेबल है इस बच्चों के लिए, पेडागोजिकल जो डिफरेंशिएशन मुझे लाना चाहिए इस लेवल पर, वो अगर मैंने खुद सीखा है या नहीं ये देखना और उसके लिए प्रयास करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेज के बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग रहती है और उसके लिए टीचर्स को और पेडागोजिकल लीडर को हमेशा तैयार रहना ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी हो जाती है और उसके लिए प्रोएक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेल्फ डेवलपमेंट में अब से एलिमेंट्री स्टेज जो है एक नेक्स्ट स्टेज है लर्निंग के लिए बच्चों के, जिसमें बच्चे को सब्जेक्ट का एक्सपोजर और खुद का डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट स्किल्स जो है 21st सेंचुरी स्किल्स का नेक्स्ट फाउंडेशनल जो है स्टेज इस पे आ जाता है। तो इन दैट कंटेक्स्ट एज ए लीडर सेल्फ मीन्स सेल्फ के साथ खुद और दूसरों को भी जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। एज ए लीडर शुड अंडरस्टैंड दैट सेल्फ मीन्स ही इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी। ये एक समझ उसके अंदर आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो इस स्टेज पे या अगले स्टेज पे भी
काम कर सकते हैं। तो इसमें एज ए लीडर सेल्फ पे नॉलेज के एरिया में काम करना पड़ेगा। नॉलेज, कंटेंट का नॉलेज, नॉलेज जो है पेडागोजी का नॉलेज, जिस स्टेज पे पर्टिकुलर स्टेज पे कैसा होगा, और साथ साथ में कंटेक्स्ट का नॉलेज उसके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इस बाकी स्टेज पे भी है, इस स्टेज पे होना चाहिए कि द एटीट्यूड ऑफ अनलर्न एंड रीलर्न, वो वाला एटीट्यूड जो है डेवलप हो। तो वो समझ के, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ गया, कंटेंट आ गया, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कंटेंट्स इसमें इन्वॉल्व होगा, स्टेट्स का, कल्चर का। अब सोशल साइंस में बात करें तो फिर साइंस में भी बहुत सारे एरियाज एक्सप्लोर होगा। तो उसको एक लर्न और रीलर्न और एक अपने कंटेक्स्ट में देखना और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, उन सारे को इंक्लूड करके एज ए लीडर लीड करने की एक क्षमता, एक पोटेंशियल जो है क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि NEP 2020 में एक नया पर्सपेक्टिव आ गया इस स्टेज पर। एलिमेंट्री की हम बात करते हैं तो पहले हम वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी से स्टार्ट करते थे, अब हम एलिमेंट्री तक वो उस एस्पेक्ट को लाए। तो प्री वोकेशनल एजुकेशन मेरे स्कूल में हो, इसलिए एज ए पेडागोजिकल लीडर मैं क्या करूँ जी, या वो एंगल से मैं देखता हूँ, या उसके लिए मैं तैयार हूँ, मेरे क्लासेस तैयार है, उस तरह से मैं उसका इंटरवेंशन करवा सकता हूँ या नहीं, ये देखना भी ज़रूरी है। और मेरे स्टाफ मेंबर को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ये नई बातों को अपने स्कूलों में लाने के लिए। और क्योंकि ये नया एस्पेक्ट है, उसके लिए इसे टाइम टेबल डिज़ाइन करना, टाइम टेबल में वो सभी बातें लाना, या बच्चों को उसको प्रोवाइड करना कि वो प्री वोकेशनल की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसको सही ढंग से अपने स्टडी में ला सके, वो नई बातें सभी सीख सके। तो ये भी उसके लिए भी पूरे यूनिट को तैयार करने के लिए इनको प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड एट सेकेंडरी लेवल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो टीचर्स हैं उनको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स की तरह कैसे डेवलप करें, क्योंकि हिस्टोरिकली इतनी ट्रेनिंग्स नहीं हुई हैं माध्यमिक स्तर पर, तो NEP के संबंध में और वो जो एक रिजिडिटी है उसको कैसे ब्रेक किया जाए at secondary level, and how do teachers develop as reflective practitioners, and of course the pedagogical leader develops himself or herself also as a reflective practitioner। तो इस पे क्या आपके विचार हैं? जैसा हम अपने कॉलेज में करते हैं वो एक प्रैक्टिस बहुत काम आ रही है, वो ये है कि हम वीक में एक बार बैठते हैं एक साथ में और डिस्कस करते हैं कि हमारे क्लासेस के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें हम कैसे डील करते हैं। तो उसमें एक तो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ जब हमें पता चलता है कि वो अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो एक शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज़ भी हो जाता है। वो बहुत काम आया हमारे कॉलेज में, और मैं देखती हूँ कि ये एक बॉन्डिंग हमारे साथ में तो हो ही रही है, लेकिन हमारे एक से चैलेंजेस हैं क्योंकि बच्चे तो वही हैं, उसी लोकेलिटी के हैं, और हमारे सब्जेक्ट्स अलग हैं, हमारे अलग अलग कंटेंट हैं, वो बात अलग है। लेकिन वो कैसे करके हम डिफ्लेक्शन करें वहाँ पर, अगर वो एक PLC विद इन अ कॉलेज अगर है तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमने अपनी समस्याओं को हल किया है। और NEP के संबंध में एक जो बात आ रही है क्लस्टर लेवल की, वो भी इसीलिए ही है कि शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज़ हो, शेयरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ शेयर हो, जो किसी एक के पास है वो दूसरे पर इतना आसान नहीं है शेयर करना। नहीं, आसान नहीं है, लेकिन अगर एक पेडागोजिकल लीडर चाहेंगे, क्योंकि लीडर जो चाहेंगे वैसा इंस्टीट्यूट होगा, ऐसा हमारा मानना है, तो अगर वो चाहेंगे तो वो डेवलप हो जाता है। शुरू में कुछ विरोध होता है क्योंकि लोगों को लगता है जो वो जानते हैं वो काफ़ी है, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे किसी साथी ने या हमारे लीडर ने इस समस्या का हल बहुत अच्छे से निकाला है तो वो एक्सेप्ट करते हैं जी। और एक्सेप्टेंस रिजल्ट्स देख करके ज़्यादा आती है। खाली हम उनको थ्योरी में कुछ बताएं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अगर हम वो करके दिखा देते हैं तो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी से आती है। और ये कॉलेज के अंदर ये बड़ा आसान होता है क्योंकि वही बच्चे हैं, वही एक टीचर या एक पेडागोजिकल लीडर उस काम को कर रहे हैं, और जब वो दूसरों को रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, बच्चे में रिजल्ट सबसे ज़्यादा जल्दी दिखते हैं, तो जैसे ही वो रिजल्ट्स दिखने लगते हैं उसके बाद बाकी के लोग बहुत अच्छे से वो उसको लेते हैं।
और वो भी फिर कुछ नया करके दिखाते हैं। वो एक इंस्पिरेशन जो एक रिजल्ट्स को देख करके आती है वो आती है, और वो बड़ा फिर एक कॉलेज पूरा एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वो हमने अपने कॉलेज में करा है, तो बड़ा अलग ही एनवायरनमेंट है। अब हमें कुछ प्लान नहीं करनी होती मीटिंग, जब भी हम बैठते हैं लंच आवर्स में या कभी भी, वो बातें वही शुरू हो जाती हैं कि अच्छा इसमें आपने कैसे किया, अब मैंने देखा बच्चों के साथ में कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी आप वो। तो वो एक अब एक कल्चर ही डेवलप हो गई है शेयरिंग की। बाकी के स्कूल कॉलेजेस भी ऐसा कर I would सकते हैं। like to add on this कि यहाँ पे I think at this stage all of us like a pedagogical leader as well as teachers, they need to be very practical and at the same time understand the ground realities of the students' background and also to understand what are their needs. For that, pedagogical teachers pedagogy is also important. They don't have to follow the rigid rules of teaching. Instead, understand the students, because sometimes what I see is there's a lot of gap between the students and the teacher. This gap needs to be filled, and if this gap is filled, then only they come up with a good outcome. And at the same time understand how they will go about in life, because now after this stage they have to step into the practical life. So all of the teachers need to understand and they need to build their own capacities. So that is what I feel is very important. That's right. So we'll pause here and we'll pause here. भैया इसको pause कर दो, पानी पी लेते हैं। अब पेडागोजी, अब की एरिया 3 है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, इसमें पेडागोजिकल है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एरिया 3 पे ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस पे, और NCSL के परिप्रेक्ष्य में कि एरिया 3 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विद्यालय अगर अच्छी तरह से संचालित हो रहा है तो सबसे पहले उस पर ये देखा जाता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, वहाँ का जो वातावरण है सीखने का वो कैसा है, या कौन सी ऐसी पद्धतियां हैं जो की जा रही हैं टीचर्स और स्कूल लीडर्स के माध्यम से। तो जब हम पेडागोजिकल लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से की एरिया 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस शब्द का क्या मतलब है पेडागोजी, और पेडागोजिकल लीडरशिप से हम क्या समझते हैं कि कौन सी पेडागोजीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए इसमें हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फाउंडेशनल स्टेज की अगर बात करें तो कौन सी पेडागोजीज हैं जो इम्पोर्टेंस में आती हैं। जैसे हम बात करें फाउंडेशन स्टेज पे, तो हमें बहुत ज़्यादा उसको जॉयफुल और प्ले बेस्ड और बड़ा इंगेजिंग बनाना पड़ता है इस टाइम पे जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं। जबकि एक मुझे लगता है कि एक एरर है ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्कूल लीडर्स ऑल्सो, कि हम लोग बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी करिकुलम कर देते हैं टुवर्ड्स प्री प्राइमरी। जी जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम लोगों को प्राइमरी में डील करना होता है वो हम लोग प्री प्राइमरी में ले आते हैं, whereas it should be otherwise, या अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्री प्राइमरी करिकुलम होना चाहिए ताकि एक बच्चा जो प्री प्राइमरी से ग्रेड 1 में जाता है उसको वो डिसकनेक्ट ना फील हो। जिस तरह से वो फन वे में प्ले बेस में पढ़ रहा था प्री प्राइमरी, एकदम से डिसकनेक्ट होता है जो ग्रेड 1 में जाता है तो बड़ा फॉर्मल सा उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो समटाइम्स दे लूज आउट ऑन द स्टडीज ऑल्सो। उनको लगता है कि नहीं कुछ फन है जो मिसिंग है। इस स्टेज पे बहुत सारी ऐसी पेडागोजी है, मैं तो ये यकीनन कहना चाहूँगी कि प्ले इन इटसेल्फ इज अ पेडागोजी एट प्री प्राइमरी। हम फ्री प्ले गाइडेड प्ले की बात करते हैं इस स्टेज पे, साथ ही साथ हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं इसको पेडागोजी को जब हम फील्ड में या बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जैसे पोइम्स हैं, स्टोरीज हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू रोल प्लेस की बात हम करते हैं, इसमें हम टॉय बेस्ड पेडागोजी की भी बात करते हैं। इसमें किस तरह से बच्चों को उन चीज़ों के साथ इंगेज किया जाए जो उनको इंटरेस्ट करती हैं। तो आप सब जानते हैं कि प्ले सबसे इंटरेस्टिंग जो बच्चों को प्ले लगता है, और हम प्ले को ही अपने क्लासरूम से बाहर कर देते हैं, जबकि प्ले एक बड़ा पावरफुल मीडियम है बच्चे को एंगेज करने के लिए। व्हाइल दे आर प्लेइंग दे आर लर्निंग, बेसिकली दे आर लर्निंग व्हाइल दे आर प्लेइंग। हमें लगता है जो प्ले कर रहे हैं तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। इसके साथ ही जब हम इस तरह की पेडागोजी को यूज़ करते हैं जो बड़ी प्ले बेस्ड और फन बेस्ड है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज उसी से डेवलप होता है। जब हम बात करते हैं कि हम लोग उनके प्री एकेडमिक स्किल्स होते हैं, हम लोगों को रीडिंग एंड राइटिंग जिसको हार्डकोर टर्म्स में हम नहीं लेते हैं, वी टॉक अबाउट प्री रीडिंग एंड प्री राइटिंग एंड प्री नंबर स्किल्स।
जिसमें प्री रीडिंग में वो पिक्चर रीडिंग कर रहे होते हैं, जिसमें टेक्स्ट रीड नहीं करते हैं बट दे आर रीडिंग पिक्चर्स, है ना। साथ ही जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं कि राइटिंग में क्या आता है, तो वो जब ड्रॉ भी कर रहे होते हैं तो एक्चुअली दे आर राइटिंग, राइट। तो उनका जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, उनका जो फाइन मोटर स्किल्स है, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, ये डेवलप होते हैं थ्रू दिस पेडागोजी। एंड देन जब हम प्री नंबर की बात करते हैं तो हम प्री नंबर सेंस की बात नहीं करेंगे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्री स्कूलिंग कि 1 से 10 तक हम उसको सिखा दें। हम हमेशा बात करते हैं तो उनको ये भी उसको एक रियलाइजेशन होता है कि बड़ा और छोटा, मोटा और पतला, दूर और पास, तो इस तरह की प्री नंबर स्किल जो है वो बच्चे में आते हैं। ऐसे हम सोशल इमोशनल लेवल की हम बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन बहुत बड़ा स्किल है। इस टाइम पे बच्चे टेंट्रम बहुत थ्रो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हम लोगों को लगता है कि माँ से दूर होके जब वो क्लास में आते हैं तो जिद्दी भी होते हैं, टीचर्स उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे वो जो स्किल्स हैं जिसको हम सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स कहते हैं, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी जो उनमें आती है, इवन शर्ट का बटन बंद करना भी बहुत बड़ा स्किल है इस एज में, अपने शू लेस टाई करना भी बहुत बड़ा स्किल है। Even bowel movements and बिल्कुल, urination. यस, टॉयलेट ट्रेनिंग जिसकी हम बात करते हैं, इवन एक लाइन में सीधे चलना जी। और बॉल को थ्रो किया, उसको कैच किया, कैच कर पाना भी एक स्किल है जो ओवर अ पीरियड जो है इन बच्चों में डेवलप होता है थ्रू ऑल दीज पेडागोजीज। मुझे लगता है ये स्किल हम बच्चे में डेवलप कर पाते हैं। देन कोऑर्डिनेटिव ऑल्सो, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, वो सारे स्किल जो है हम थ्रू दीज पेडागोजीज बहुत अच्छे से जो है अचीव कर लेते हैं, और यही बहुत क्रूशियल स्किल्स हैं इस एज पे। जी। जैसे मैडम ने कहा कि एंगेज करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमें एज ए पेडागोजिकल लीडर हमें तय करनी पड़ेगी और उस बच्चा एंगेज रहे। वो एक एक्टिविटी में ज़्यादातर रुकता नहीं, तो उसे दूसरा कुछ एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी के बारे में भी हम शुरू से यानी कंटेंट पे ज़्यादा फोकस ना करें तो बच्चों को इस एज से अच्छे हैबिट्स जो है, जैसे कि प्लांट्स को लगाना है, उसको पानी डालना है, पानी वेस्ट जा रहा है तो वेस्ट ना जाए इसके लिए क्या करना है, क्लीनलीनेस है, ऐसी जो छोटी छोटी हैबिट्स है वो इसी एज में अगर बच्चों को आ जाती है तो काफ़ी देर तक सस्टेन करती है। उसके साथ साथ इथिक्स वैल्यूज जो है, तो पेडागोजिकल लीडर्स में जो वैल्यूज है वो इनकलकेट होती है बच्चों में, तो पेडागोजिकल लीडर को भी सोचना है कि मेरे में ये वैल्यूज होनी चाहिए। उसके साथ साथ आज का जो डिजिटल एज है, तो बच्चा मूवमेंट वाली जो स्क्रीन पे मूवमेंट देखना पसंद करता है, तो कुछ इस एज में भी हम डिजिटल पेडागोजी का यूज़ कर सकते हैं। राइट। आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझाया कि फाउंडेशनल स्टेज पे कौन सी पेडागोजीज हैं जो बहुत क्रूशल हैं, और बच्चों में बेसिक जो स्किल्स हैं और कॉम्पिटेंसीज हैं उसको डेवलप करने का एक अच्छा आधार बनाती हैं। लेट्स मूव ऑन टू एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पेडागोजीज जो है इसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा एज ए पेडागोजिकल लीडर, क्योंकि इस स्टेज में बहुत सारे डोमेन्स से रिलेटेड नॉलेज और उसका कॉम्पिटेंसी बच्चों के अंदर डेवलप करना है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या चाहे वो सेल्फ बच्चे के खुद की कॉम्पिटेंसी जो उसकी लाइफ स्किल से रिलेटेड हो। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पेडागोजी इसमें आर्ट का इंटीग्रेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करे। तो एलिमेंट्री स्टेज पे हमारा फर्दर 2 स्टेज है, 3 साल का प्रिपरेटरी और 3 साल का हमारा मिडिल स्टेज। तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस करने की ज़रूरत है। वो डिफरेंस हम आर्ट इंटीग्रेशन में इस तरह से कर सकते हैं कि प्रिपरेटरी स्टेज पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, बच्चे को कम्प्लेक्स रोल प्ले नहीं दे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके रोल प्ले उसमें दे, और म्यूज़िक का इंटीग्रेशन हो, स्पोर्ट्स का उसमें इंटीग्रेट करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और साथ में हम डिफरेंट डांस इंटीग्रेटेड आर्ट का फॉर्म हो, पेंटिंग्स जो है एलिमेंट्री स्टेज पे हम पर्टिकुलरली हम इस प्रिपरेटरी स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज पे पेंटिंग को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने के लिए उनको बोल सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा वेरिएशन करके हम थोड़ा सा टफ करके, थोड़ा प्रोसेस को टफ करके हम बच्चे हायर ऑर्डर की स्किल को एड्रेस करने के लिए एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। और साथ में इसमें और सारे इम्पोर्टेंट पेडागोजीज हमें
इसमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ फॉर एग्जांपल कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, जो बहुत ही ज़रूरी है कि इस स्टेज पे बच्चे के अंदर बेसिक फाउंडेशन सेंसिटिविटी का हमें डेवलप करना पड़ेगा। एकोमोडेट करना, दूसरों के कल्चर को रेस्पेक्ट करना, खुद की कल्चर के बारे में पता होना, और साथ साथ में दूसरों को भी रेस्पेक्ट करके उससे रिलेटेड नॉलेज और उस कल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज़ को प्रिजर्व करना, एक्सप्लोर करना और आगे बढ़ना। तो इसमें हमें कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी का इंट्रोडक्शन इसमें करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ में क्रिटिकल पेडागोजी, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है तो क्रिटिकल पेडागोजी से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सबको इंक्लूड करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम ये वाला पेडागोजी अगर इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक सस्टेनेबल चेंज, एक डाइवर्स चेंज जो एक आगे जाके वो फाउंडेशन बनेगा। और साथ साथ में हम कंटेक्स्ट स्पेसिफिक और डिजिटल के बारे में पेडागोजी वो इसमें देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चे को आजकल के दौर में अर्ली चाइल्ड केयर से ही बच्चे को डिफरेंट टेक्नोलॉजी से वो इंट्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि घर में माँ बाप वो यूज़ कर रहा होता है। तो अब उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ बच्चे को करना है, क्या क्या चीज़ देखना है, और किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करना है, एक गाइडेड फॉर्म में पेरेंट्स के गाइड हो, टीचर्स का सेफ साइबर्स, वो सारा इस लेवल पे हमें एक अच्छी तरीके से एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में बच्चे को बताना पड़ेगा, और उसको प्रॉपर गाइडेंस में हमें इस पेडागोजी को भी इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मुझे भी लगता है कि इस वक्त का जो बच्चा है वो बहुत एंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक है, और मोस्टली ग्रुप में एक्टिविटी करना बहुत पसंद करता है। हम जब बच्चा आगे जाकर सेकेंडरी में जाता है तो इंट्रोवर्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो इस लेवल पर बच्चे साथ में रहना, साथ में मस्ती करना और खेलना कूदना, इस तरह का उसका टोटल एक टेंडेंसी उसकी रहती है। तो अगर हम अपनी पेडागोजी उस तरह से जो दे जिससे बच्चों को साथ में आकर काम करने का मौका मिले, लर्निंग बाय डूइंग, तो सबसे पहली बात तो ये है करके देखो। इस लेवल पर जितनी अपॉर्चुनिटी उसको खुद से होकर बात को करने की उसका मौका अगर मिलता है तो वो पेडागोजी उसके लिए बेस्ट पेडागोजी। उसमें से हमको जो आउटपुट मिलेगा तो उसके स्किल्स तो डेवलप होगी, नॉलेज तो डेवलप होगा ही। ओवरऑल जो कॉम्पिटेंसीज इस लेवल पर हमें जो उनमें डेवलप करनी है वो करने के लिए सर ने जैसे बताया कि ये सभी पेडागोजीज, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी एक अब नया कॉन्सेप्ट लगता है सभी को, टीचर्स को नया लगता है कि डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ये सभी बातें सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेटेड करें या उससे कुछ पढ़ाई कैसे होगी, ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो ये नई पेडागोजी जो NEP ने इस पर जोर दिया है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे बार बार हम कहते हैं कि वो उसका विकास नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड तीनों एंगल से हो, तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ इस पेडागोजीज में ज़्यादा होती है। इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका बहुत मिलता है इस पेडागोजी में, ग्रुप में काम करने का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस खुद से होकर एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे इस उम्र में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो यानी अपने प्री प्राइमरी से भी ज़्यादा जब जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं। तो उस वक्त थोड़ा इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी का इंट्रोडक्शन हम देते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको इंक्वायरी स्किल डेवलप करते हैं, तो वो आगे जाकर फिर सेकेंडरी में बहुत यूजफुल होता है ऐसे दिखा है। तो हैंड्स ऑन लर्निंग जिसे कहते हैं, इन्वॉल्व होना, तो एक तरफा टीचिंग ना हो तो जो पारंपरिक तौर पर हम देखते हैं, तो ये सभी नई पेडागोजीज की बात NEP ने की है, उसके माध्यम से सही तरह से कॉम्पिटेंसी डेवलप करने का मौका यहाँ स्कूलों में मिलता है। तो ये जिन पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो रहा है कि नहीं, क्लास में हो रहा है कि नहीं, स्कूल में हो रहा है कि नहीं, इसका नॉलेज मुझे है कि नहीं। तो इसके लिए भी पेडागोजिकल लीडर ने बार बार इसका खुद का रिव्यू करना
Very उस right. पर रिफ्लेक्शन करना Right, yeah. बहुत ज़रूरी है, इसका नॉलेज उसको होना बहुत ज़रूरी है। ये नई चीज़ क्या है, इससे कैसे हासिल हो सकता है, ये हमें जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए वो कैसे अचीव होंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट पेडागोजिकल लीडर की होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को पेडागोजिकल लीडर कहेंगे भी कि अगर ये सभी बातें मेरे क्लास में और स्कूल में हो रही है तभी हम पेडागोजिकल लीडरशिप कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन है, ये सभी बातें होने की गुंजाइश इस पेडागोजी के दौरान हो सकती है। तो इस लेवल पर जैसे हम प्री वोकेशनल की बात अभी मिडल में कह रहे हैं, तो उसमें 10 दिनों का एंगेजमेंट है, इंटर्नशिप उसे कह रहे हैं कि बच्चा खुद होकर कहीं तो भी इन्वॉल्व हो और वो खुद जाकर नई बात सीखे। तो ये पेडागोजीज हम जब क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं और उस एंगल से उसकी तरफ देखते हैं तो हमें वो हम पा सकते हैं जो हमने हमारे विजन में और मिशन में और गोल में लिखा है थ्रू दिस पेडागोजीज, ऐसा हो सकता है। तो इसको एंड आई थिंक जो आपने बोला पवन जी कि इसको हम इन सभी नई पेडागोजीज को हमें को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह से नहीं देखना है। दीज पेडागोजीज आर पार्ट ऑफ करिकुलम एंड दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। तो जो ये टीचर्स के सामने हमेशा ये समस्या रहती है कि हम सब्जेक्ट अलग देखते हैं सब्जेक्ट को और इन नई पेडागोजीज को अलग देखते हैं, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है एक पेडागोजिकल लीडर के लिए और सभी टीम मेंबर्स के लिए कि सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसीज को अगर हासिल करना है तो इन सभी पेडागोजीज के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। तो इन पेडागोजीज को कैसे हमें सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट से जोड़ते हुए कॉम्पिटेंसीज को एनहांस करना है, उस पे जो पेडागोजिकल लीडरशिप की टीम है स्कूल में उसे काफ़ी काम करना होगा। And then the flavor changes when we go to the secondary level. Kanis, what would you want to say on that? At this stage, a pedagogical intervention is very, very crucial because by then now the students, they have so much in themselves, and I think student leadership qualities अगर इसमें इस एज में निकाला जाए, उनसे ना बाहर ये करवाया जाए थ्रू एक्टिविटीज़, उससे बहुत ज़्यादा समझ आता है और दे अंडरस्टैंड कि what is their forte। तो इसमें प्रोजेक्ट एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी बोलते हैं, और प्रोजेक्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इसमें क्या होता है कि जैसे हम प्रोजेक्ट्स देते हैं तो दे आर वेरी वेरी क्यूरियस एंड they become very critical thinkers at the same time कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे मुझे करना है, and they find their own path, which is the best part of inquiry project कि कहाँ जाना है, where do I have to approach, how do I have to do it, and then without telling them what to do, they understand the process by themselves by inquiring through their elders, inquiring through the experts and everything. Teachers just have to guide them and they do everything on their own, which is a very very beautiful way of learning through inquiry based projects। और ये experiential learning भी हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा उनमें critical thinking की power आ जाती है, और जो 21st century skills जो बोलते हैं, जिसमें they become very confident, they become very communicative, and then when they have to present their own project in front of the audience, they understand what they have to do, what they have to speak, and because they have gone through the process themselves, it was their own journey which they are talking in front of the audience. That gives a very very beautiful sense of pride in them, and they feel very confident, and they think like they are good decision makers. At the same time, they are aware of the life skills, they become aware of their own career also. Okay, I am good at this, so I think I'll move ahead with this kind of this profession. So ये जो student leadership का, I'll just give a small example. What I do in my school is we form children parliament. It has been going through since 3 years, and this has become so successful. Everything, the process which they go through by forming a children parliament is the same way as we vote in a democratic system like India. So how they go through the process,
what are their mandates, what is how they fill their nomination forms, and how they present their manifestos, campaigning, all the process, and then showing their identity cards, and then polling, and then returning officer going and counting, and everything goes in the same structure, the way which is done in a voting system. But unconsciously they are learning the skills of a leader, like how a leader should be like, in the sense like the gist of all this activities is they understand their potential, and at the same time they own their own learning. That is very beautiful, like they are owning it now, instead of getting it through a teacher or a spoon feeding. They are learning by themselves, and they are understanding the process. And with this, by understanding the process, they are going through a lot of mental abilities at the same time. Their cognitive skills are also improving. They are becoming critical thinkers. They are understanding the social responsibilities also at the same time, which they have to own. Because like many a times it happens, like if you are very high tech, very advanced, they'll always think of very advanced high tech things. But then the reality is they are in a village, they are in a community where they have to own the social responsibilities. They have to understand the ethics, the values, the sensitivity of the environment at the same time. So they understand all of this by themselves, and this is a very beautiful way of bringing out the student leadership qualities in a student at secondary level. At the Yes. secondary बहुत level. क्रूशियल, जैसा मैम ने कहा, है ये स्टेज, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल एडल्टहुड के पास ही खड़ा है, 18 साल बाद वो वोटर बनने वाला है, और 21st सेंचुरी का वो सबसे पहला मतलब एक बिल्कुल सामने फेस करना उसको तुरंत, क्योंकि प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री में थोड़ा टाइम है कि वो उसको करेंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल बड़ा चैलेंज है कि उसके अंदर 25 सेंचुरी की स्किल्स को डेवलप किया जाए। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि वो सोशियो इमोशनल पेडागोजी, जिसको हम लोग सेकेंडरी लेवल पे बहुत यूज़ करना चाहते हैं और करते भी हैं सभी, कि वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो सोसाइटी की डिमांड है, और साथ साथ जो उसका खुद का इमोशनल डेवलपमेंट है, वो सब एक साथ पेडागोजी में एड्रेस हो। जहाँ तक 21st सेंचुरी स्किल्स की बात है कि एक क्रिटिकल थिंकर की तरह एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में और एक बहुत ही अवेयर बच्चा तैयार हो, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट पेडागोजी होती है वो उसका मतलब हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने कॉलेजेस में, वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कैसे उनको टीम में आकर के काम करना है और कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है कि सबको लेकर के आगे चलना है और फिर फाइनली सबको लीडर बना देना है, वो जो एक गुण है वो हम सेकेंडरी पर बहुत अच्छे से उनके अंदर डाल सकते हैं। और उसमें मैं अपने कॉलेज का एक उदाहरण दूंगी कि हम जिस भी कंटेंट को वहाँ पर पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ और मैं अगर उनसे कहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, तो उनको बोलती हूँ कि ठीक है, आप लोग सोचिए, थोड़ी देर बैठिए, कुछ ग्रुप्स बना देते हैं कि सोचिए कि आपको अपने कॉलेज का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखोगे, ज़रूरत ही क्या है, डिस्कस करूँ कर। तो वो जो आपस में बैठ के ग्रुप वर्क करते हैं और फिर उसके बाद रोल प्ले भी करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट करते हैं, तो वो फिर ठीक से समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और फिर उनके अंदर से वो जो चीज़ हम चाह रहे हैं लीडरशिप वाली वो आए, क्योंकि उन्हें आगे आकर के खुद को भी लीड करना है, सक्सेसफुली लाइफ जीना है और सोसाइटी को भी आगे लेकर के जाना है। तो वो जो लीडरशिप स्किल है वो हम लोग सेकेंडरी लेवल पर बहुत अच्छे से इंस्टिल कर सकते हैं। ये पेडागोजी में शामिल होना बहुत राइट है ना। साथ ही साथ सेकेंडरी लेवल पे क्योंकि आप लोगों ने बोला कि करियर चॉइस इज वेरी इम्पोर्टेंट, सो नाउ वोकेशनल इज एट पार विद द एकेडमिक स्ट्रीम, जो NEP 2020 जिस चीज़ की एक विजन बनाता है। तो अब हम वो पुराने वोकेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक न्यू एज वोकेशनल स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नए ट्रेड्स भी हैं, लाइक now children are getting into drone technology, the children are getting into AI and robotics. We have, yes, and in many schools now in India we have Atal Tinkering Labs, you know, for science and हमारे महाराष्ट्र innovation. में इनोवेशन सेंटर भी, साइंस इनोवेशन सेंटर्स भी है। Right. लेबोरेटरी का यूज़
करना बहुत ही सबसे जरूरी है ज़्यादा तो वो stage पे। सेकेंडरी लेवल पे बहुत क्रूशियल हो जाता है, और इस एज के बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। बिल्कुल, ये जो लेबोरेटरी का यूज़ है, मुझे लगता है सेकेंडरी लेवल पर सबसे बहुत जरूरी अच्छे से, क्योंकि नहीं उस समय करते हैं तक उनकी एक खुद की भी सेंस डेवलप हो चुकी होती है। वो उस समय जो टेक्नोलॉजी लेवल पे जो इन्वेंशंस चल रहे हैं उससे भी बहुत अच्छे से वो होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो सीखते बहुत जल्दी हैं। और एज पर वो टेक्नोलॉजी को सीखने का कभी फियर हेजिटेशन जो हो सकता है वो उनकी एज में बिल्कुल नहीं होता। They are very fearless. Very fearless, Confident. and we have the sports persons also developing at this age. जी, बिल्कुल। जो लोग स्पोर्ट्स भी आगे परस्यू करना चाहते हैं, उनकी भी वो भी निखरते हैं इसी उम्र में। किसी भी प्रकार की कला भी उसी समय सबसे ज़्यादा निखर रही होती है। जी। तो सबसे एक ऐसी पेडागोजी यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उसको लेकर के आगे जाए। Right. तो वो ऑल इनकम्पासिंग एक पेडागोजी है, मतलब एक तरफ बात नहीं हो सकती इसमें, उसमें वो सब तरफ एक साथ उसको सब कुछ का एक फ्लेवर वहाँ उस पेडागोजी में मिले कि अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है तो निकल जाए, अगर वो टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहा है उधर जाए, वो अगर वो थिएटर में जाना चाह रहा है चला जाए, वहाँ से सब कुछ निकल के सामने। मगर एक बात ये भी होती है कि इस टाइम पे बच्चे इतना डिविएट हो जाते हैं, इतने डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, जिसमें हमें सोशल इमोशनल लर्निंग और बिल्कुल। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, एंड इफ वी डू दैट करेक्टली students will become ideal citizen and global citizens also. और मैं सोचती हूँ कि एक चीज़ और मैम जो सेकेंडरी लेवल पर पेडागोजिकल लीडर के लिए बहुत क्रूशियल होती है वो ये कि इस एज के बच्चे जो टीचर या प्रिंसिपल के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं वो एक दोस्ती का रखना चाहते हैं। तो वहाँ अगर वो एक ऐसा उनको फील होगा, फ्रीनेस होगी कि हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपने टीचर से या प्रिंसिपल से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डिविएशन की या एडिक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी एज पर आती है, तो बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं अपने कॉलेज में बच्चों, हमारे कॉलेज में टीनेजर बच्चे हैं लड़के, तो उनसे किसी भी क्लास में, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किस सब्जेक्ट की क्लास है, थोड़ी देर पर एडिक्शन पर बात जरूर करती हूँ। उसके लिए कोई स्पेशल हम काउंसलिंग सेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर फ्री होकर वैसे बात करने से वो मेरे करीब आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और हम उनको अच्छे से काउंसिल कर पाते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट Emotional इस एज पर बहुत चाहिए। because सेकेंडरी hormones also play a very Yes, important that's role at right. this stage, so Yes, that that's is very crucial. इस लेवल पर प्रॉपरली डिजिटल पेडागोजी का इस्तेमाल अगर करते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, Right. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ Right. नॉलेज, They get तो yes. तो इस सेकेंडरी लेवल पर डिजिटल पेडागोजी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। Right. तो इसको सम अप करते हुए अगर हम ये कहें कि एक पेडागोजिकल लीडर अगर प्री स्कूल से ही बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करे, तो वो सेकेंडरी लेवल तक एक बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट स्टूडेंट डेवलप हो सकता है और आगे के अपने जीवन को एक अच्छे तरह से लीड भी कर सकता है। तो और ये जो चर्चा चल रही है स्कूली शिक्षा में कि प्री स्कूल को जो इस बार बहुत महत्व दिया गया है NEP 2020 में, उसमें यही सोच के दिया गया है कि आखिरकार जो बच्चों की शिक्षा की नींव है वो प्री स्कूल लेवल पर ही पड़ जाती है और उसका जो रिटेंशन है आगे स्कूल लेवल में और बाकी स्टेजेस पे जो ट्रांजिशन है वो उसकी नींव पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो एक मान लीजिए एक ऐसा पेडागोजिकल लीडर है जिसके विद्यालय में प्री स्कूल से क्लास 12 तक की क्लासेस चलती हैं, तो उसको इन सभी पेडागोजीज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और अपने टीचर्स और स्टाफ को उसी दिशा में ले जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा जिससे कि बच्चे कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स डेवलप हो सकें 12th तक। तो आई थिंक इसमें हमने की एरिया 3 में इसकी हमने चर्चा करी है, बहुत विस्तार से जाना है कि अलग अलग स्टेजेस पे कौन सी पेडागोजीज यूनिक हैं और इंटरवीन करना चाहिए सभी को ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो एक पूरी तरह से संभव हो पाए। जो बाकी हमारे की एरियाज हैं लीडरशिप फ्रेमवर्क में, जैसे कि टीम बिल्डिंग है, की एरिया 4 है, की एरिया 5 है इनोवेशन, की एरिया 6 है लीडिंग पार्टनरशिप, इसको भी एक पेडागोजिकल लीडर अपने टीम के साथ इस्तेमाल कर सकता है कि कैसे टीम्स बनानी है एट डिफरेंट स्टेजेस या कौन से नए इनोवेशंस हम ला सकते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, यू नो, सो दैट दिस बिकम्स अ रियलिटी। और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जैसे आप बता रहे थे फाउंडेशनल स्टेज पे
जो पार्टनरशिप है वो मदर्स के साथ ज़्यादा है, पेरेंट्स के साथ बहुत डीप पार्टनरशिप की ज़रूरत है। बहुत इमोशनल अटैचमेंट है घर से, माँ बाप से। जी, तो पार्टनरशिप का जो मायने है प्री स्कूल लेवल पे वो पेरेंट्स है, मदर्स है, जो हमारे ICDS के फंक्शनरीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना है। और जब हम एलिमेंट्री लेवल पे पहुंचते हैं तो नेटवर्किंग विद अदर स्कूल्स, नेटवर्किंग विद चिल्ड्रन ऑफ अदर स्कूल्स एंड टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर स्कूल्स, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हम सिविल सोसाइटी से भी मदद लेते हैं, वॉलंटियर्स से भी मदद लेते हैं। और वहीं जब हम सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, अगर वोकेशनल आपके माध्यमिक विद्यालय में अच्छा चल रहा है, so then networking with the industries, with the local service providers, and the field is very vast at secondary level partnership का। तो partnership भी हमारा अलग-अलग stakeholders के साथ रहता है at different levels, and then how does a pedagogical leader bring all this into one frame and implement pedagogical leadership? जो हमारा आखिरी मुख्य क्षेत्र है वो है लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स द स्कोप इज वेरी लेस एट प्री स्कूल एंड देन द स्कोप इम्प्रूव्स एंड एक्सपैंड्स एट द सेकेंडरी लेवल। तो उसमें भी हम बहुत सारे जो भी हमारे स्टेज के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम एकत्रित कर सकते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज विल बी डिफरेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ finance will be different, so we can always bring in different stakeholders to fund various activities। सरकार से तो पैसा मिलता ही है, उसका तो हम सही उपयोग करते ही हैं। So all in all, I think अगर हम एक pedagogical leadership के framework को समझें तो इन सभी key areas को आधार बना के उस पे हम एक pedagogical leadership की समझ बना सकते हैं और उसको सभी stakeholders के साथ इस तरह से implement किया जाए कि every child learns, which is really the motto of NCSL. Every child learns and every child becomes a leader and is successful in life once he or she graduates from secondary level. So I think ये जो हम लोगों की चर्चा रही है ये काफ़ी in depth रही है, and hopefully this is going to be useful for all the pedagogical leaders who are listening to us today, and all the best for each one of you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for inviting us. Thank you.